आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल के दूसरे अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले तो इसमें ये जानना आवश्यक है कि जनजाति का क्या मतलब है। जनजाति क्या होती है? जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों व सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। क्रोवर के अनुसार जनजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसमें शारीरिक लक्षणों, रंग, रूप, आकार के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना है। ये शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्थात जनजाति जैविक रूप से जैविक समूह के रूप में साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती है। और ये लोगों का ऐसा समूह होती है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। और जनजातियां विशेष तौर से शीत प्रदेशों, घने जंगलों, गर्म व शुष्क प्रदेशों और घास के मैदानों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है भोजन एकत्रण, शिकार करना, घुमक्कड़ जीवन जीना और पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वहन कृषि करना। ये सब जातियों की मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होती है। क्रोवर के अनुसार जनजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है जिसमें शारीरिक लक्षणों, रंग, रूप, आकार के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना है। शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जनजाति लोगों को पृथ्वी के मूलवासी भी कहते हैं, जिन्हें चतुर्थ विश्व की संख्या भी दी गई है संज्ञा भी दी गई है। इनकी कुल संख्या 26 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 4% है। विश्व में सर्वाधिक जनजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीका के बाद भारत में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग J.F. ब्लूमैन बैच ने 1775 में मानव जाति को 5 भागों में विभाजित करने के लिए किया था। विश्व की प्रजातियों का सबसे पहले वर्गीकरण कार्ल लिनियस ने किया और भारत की जनजातियों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास एच रिस्ले ने किया था। प्रजातियों की उत्पत्ति व विकास को संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत जॉन एंड स्ट्रेटा थ्योरी प्रवास कटिबंध सिद्धांत 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। 1919 में ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की जनजातियों को मुख्य रूप से 7 समूह में विभाजित किया है। टेलर के अनुसार मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय
क्षेत्र में ही सबसे पहले प्रजातियों का उद्गम हुआ। यानी जो ग्रिफिथ टेलर है, इसने मौसी। जनजातियों का सबसे पहले उद्गम कहाँ माना? मध्य एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अंदर। यानी सबसे पहले जनजातियों का विकास हुआ मध्य एशिया में, और वो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु मानव विकास के लिए उपयुक्त व अनुकूल थी। मध्य एशिया को मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इसी कारण से मध्य एशिया को क्या कहा जाता है? मानव सभ्यता का पालना। सामान्यतः विश्व की जनजातियों को त्वचा के रंग के आधार पर तीन विशाल समूहों में विभाजित किया गया है। यह है निग्रिटो, काकेसाइड और मंगोलिया। निग्रिटो लोग होते हैं, इनका रंग काला माना गया है, जो अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। और प्रमुख जनजातियां हैं इनमें पिग्मी और बुशमैन जनजाति। पिग्मी और बुशमैन जनजाति जो अफ्रीका में पाई जाती है। काकेसाइड जनजाति की त्वचा का रंग सफेद माना गया है। ये यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है, और इनमें मुख्य उप जनजातियां होती है नार्डिक और अल्पाइन जनजाति। और तीसरी है मंगोलिया। मंगोलियन लोगों का रंग पीला माना गया है। ये यूरेशिया और कनाडा में पाई जाती है। एस्किमो मंगोलियन इस जनजाति का उपवर्गीकरण है, उप जनजाति मानी गई है एस्किमो लोगों को, जिनका रंग पीला होता है, चमड़ी का रंग। विश्व की प्रमुख जनजातियां। अब इसमें दो तीन चीजें आई है, पिग्मी, बुशमैन और एस्किमो, मंगोलियन, अल्पाइन, नॉर्डिक। ये जनजातियां कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, मैं एक बार मानचित्र में भी दिखा देता हूँ उनको। ये देखिए यहाँ पर, ये जो क्षेत्र है अलास्का का, उत्तरी ध्रुव महासागर के आसपास में, ये अलास्का का क्षेत्र है। और ये है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड और अलास्का का जो क्षेत्र है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का उत्तरी भाग है। तो ये क्षेत्र है, ये जो लाल रंग से दिखा रखा है इसमें, ये पूरा क्षेत्र एस्किमो निवास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव महासागर के आसपास, ग्रीनलैंड, अलास्का, ये क्षेत्र एस्किमो निवास क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे ही बुशमैन जनजाति का जो क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिणी हिस्से में देश हैं, मुख्य तौर से नामीबिया, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड और लेसोथो और दक्षिण अफ्रीका, इन देशों से घिरा हुआ एक मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। ये क्षेत्र बुशमैन का निवास क्षेत्र माना गया है, जो मकर रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बटा हुआ कालाहारी मरुस्थल। और ये 18 से लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है यहाँ पर। विश्व की प्रमुख जनजातियां। ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां एस्किमो, जो अलास्का और उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। सेमाइड्स
यूरोप का टुंड्रा प्रदेश इनका निवास स्थान माना गया है। यानी जो रूस का साइबेरिया ठंडा प्रदेश है, वो क्षेत्र है वहाँ पर, जो उसमें ये एस्किमो जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो उनको स्थानीय भाषा में सेमोइड्स जनजाति का नाम दिया गया है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों के सघन वनों में निवास करने वाली जो जनजाति है, उनको पिग्मे कांगो बेसिन क्षेत्र में नाम दिया गया है, और सेमांग और सकाई मलेशिया के क्षेत्र में नाम दिया गया है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जो जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में निवास करने वाली जनजाति मसाई जनजाति है, जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, और बंटू जनजाति अरब मरुस्थल में निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान में निवास करने वाली जनजाति का नाम है किर्गिज, जो मध्य एशिया में पाई जाती है। विशेष तौर से मंगोलिया के आसपास के क्षेत्रों में किर्गिज जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति। अब एस्किमो जनजाति के बारे में थोड़ा विस्तार से दे रखा है यहाँ पर। एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले लोग। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, जिनकी त्वचा का रंग पीला होता है, और इनका शरीर हष्ट पुष्ट, हट्टा कट्टा, गठीला शरीर, और कद मजला होता है। नाक चपटी होती है इनकी। ये अपने लिए इन्यूट शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है सच्चे लोग। इन्यूट शब्द का अर्थ है सच्चे लोग। एल्यूट एस्किमो की प्रमुख भाषा है। एल्यूट एस्किमो जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये जो एल्यूट भाषा है, इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये प्रश्न परीक्षाओं में आता है अधिकतर, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये एस्किमो जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? एल्यूट भाषा। एस्किमो अपने प्रसन्न मुद्रा के लिए विश्व विख्यात है। अब है एस्किमो का निवास क्षेत्र। अलास्का, उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड एस्किमो लोगों का मुख्य निवास क्षेत्र है। अलास्का, उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड एस्किमो लोगों का प्रमुख निवास क्षेत्र है। इनकी कुल संख्या 10,000 है। पूरे विश्व में एस्किमो कितनी संख्या में है? 10,000 की संख्या में। इनका निवास क्षेत्र कठोर जलवायु का क्षेत्र है, जहां वार्षिक तापमान 0 डिग्री से भी नीचे, और शीत ऋतु बहुत लंबी होती है, जो लगभग 6 महीने तक या इससे भी ज़्यादा समय तक रहती है, और वनस्पति का अभाव रहता है वहाँ पर। गर्मी के मौसम में यानी अप्रैल मई में कुछ महीनों के लिए ही कुछ फूलदार पौधे वहाँ पर पनपते हैं, जो अल्प समय के लिए टिके रहते हैं। वर्षा हिम के रूप में होती है यहाँ पर, यानी बर्फ के रूप में बरसात होती है। आर्थिक क्रियाकलाप: आखेट, मछली पकड़ना, खाद्य संग्रहण एस्किमो लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। आखेट के दो प्रकार प्रचलित है इनमें। शीतकालीन आखेट में दो विधियों से आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। एक माओपाक विधि और दूसरी है इतुरपाक विधि। तो माओपाक और इतुरपाक है, इनका मतलब होता है जो एस्किमो जनजाति के लोग शिकार करते हैं, तो दोनों विधियों में क्या अंतर होता है इनकी शिकार करने की में? माओपाक का मतलब होता है एस्किमो द्वारा जो शीतकालीन अवधि में शिकार किया जाता है, वो एक छिद्र के माध्यम से मछली का शिकार करते हैं, तो उसको माओपाक कहते हैं। और इतुरपाक का अर्थ होता है जब ये दो छिद्रों के माध्यम से, बर्फ में दो छिद्र करके मछली का शिकार करते हैं, तो उस विधि को इतुरपाक कहते हैं।
माओपाक में एक छिद्र करते हैं और इतरपाक में दो छिद्र करके मछलियों का शिकार करते हैं। बसंतकालीन आखेट यानी गर्मी के मौसम में जो आखेट करते हैं उसको उत्तोक विधि कहते हैं। उत्तोक का मतलब होता है जो एस्किमो द्वारा अ, गर्मी के मौसम में बसंत काल में किए जाने वाला शिकार होता है, उसकी विधि को उत्तोक विधि कहते हैं। इनका अर्थ नीचे भी दे रखा है। माओपाक का शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इस विधि में हार्पून जो एक भाला है, हार्पून एक भाले का नाम है। इस हार्पून की सहायता से सील मछली का शिकार उस समय किया जाता है जब सील मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है। और इतुरपाक विधि में दो छिद्र बनाकर सील मछली का हार्पून की सहायता से शिकार करते हैं। सील मछली का एस्किमो लोगों में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि सील मछली में सील मछली से जो मांस प्राप्त करते हैं उसको खाने के काम में लेते हैं, और चर्बी से रोशनी यानी जलाने का ताप ग्रहण करते हैं उसको जलाकर, और उजाले के रूप में भी उसको काम में लेते हैं, क्योंकि चर्बी काफी देर तक जलती है इसकी। और इसकी त्वचा से कपड़े बनाते हैं ये लोग, और तंबू बनाकर घर को गर्म रखते हैं। बसंतकालीन आखेट, यह आखेट उत्तोक विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें शिकारी कुत्तों की सहायता से सील का शिकार करते हैं। परिवहन के लिए चमड़े से बनी नाव, जिसको कयाक कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। और एस्किमो लोगों में रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का निर्धारण करता है। रेंडियर जितने संख्या में होंगे एस्किमो लोगों के पास, उतनी ही इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भोजन, एस्किमो लोग सील मछली और स्थलीय जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। वस्त्र, एस्किमो के वस्त्र कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य मुख्यतः स्त्रियां करती है, औरतें करती है। बाजूदार जर्सी को तिमियाक कहते हैं। और इसके ऊपर जो पहने जाने वाला जो कपड़ा होता है उसको अनोहाक कहते हैं। सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। ये इनके मुख्यतः वस्त्र होते हैं। और निवास गृह होते हैं एस्किमो जनजाति के। उनको मुख्य रूप से तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। तीन प्रकार के होते हैं इनके निवास गृह। सबसे प्रमुख है इग्लू। इग्लू इनका घर होता है जो शीतकालीन निवास गृह के रूप में प्रसिद्ध है। यानी शीतकाल में इग्लू के अंदर एस्किमो निवास करते हैं, जो बर्फ से बना होता है। कर्मक, ये व्हेल मछली की हड्डियों से बने होते हैं। तंबू, ये ग्रीष्मकालीन अस्थायी आवास है जो सील मछली की खाल के बने होते हैं। अब है इनके पास यंत्र और उपकरण कौन कौन से होते हैं। कयाक और उमियाक, ये नाव के नाम है। उमियाक बड़ी नाव है जो व्हेल मछली के शिकार में काम में ली जाती है।
और कयाक इनकी नाव का नाम है। यानी कयाक में बैठकर ये लोग उमियाक के माध्यम से व्हेल मछली का शिकार करने के लिए जाते हैं। हार्पून, ये भाले के आकार का हथियार होता है जिससे सील मछली का शिकार करते हैं एस्किमो जनजाति के लोग। स्लेज, स्लेज इनका अ, बर्फ पर चलने वाला एक बिना पहियों का जुगाड़ है जिसको बिना पहियों की गाड़ी भी कहते हैं। ये वालरस मछली की हड्डियों से बना होता है और बर्फ पर चलाने के लिए अर्थात इनको खींचने के लिए रेंडियर का इस्तेमाल करते हैं। ये रेंडियर को इस गाड़ी को खींचने के काम में लेते हैं। रेंडियर एक बर्फीला जीव है कुत्ते के जैसा, तो ये स्लेज गाड़ी को खींचने में एस्किमो लोगों की सहायता करता है। यानी ये इनका पालतू जीव है एक तरह से। अब है एस्किमो का समाज और संस्कृति। एस्किमो लोगों का समाज पितृ प्रधान है जो छोटे समूह में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। जादू टोने में विश्वास करते हैं। बूढ़े और ऐसाई व्यक्ति भोजन की कमी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। वातावरण समायोजन, एस्किमो लोगों ने अपने आप को कठोर जलवायु के अनुसार समायोजित कर लिया है और इनके निवास गृह इग्लू जो बर्फ के बने होते हैं सूर्य की तेज रोशनी से बचने के लिए आंख कवच का उपयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले एस्किमो लोगों का 1960 के पश्चात यूरोपीय अमेरिकी लोगों से संपर्क होने से पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। अब ये लोग परिवहन साधनों के रूप में मोटर चालित नाव और स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लगे हैं। स्नो स्कूटर का मतलब जो बर्फ में चलने वाला स्कूटर होता है उसको कहते हैं स्नो स्कूटर। तो अब ये लोग मोटर चालित नाव और स्नो स्कूटर का प्रयोग करने लग गए हैं। मौन व्यापार की जगह नगद मुद्रा व्यापार का चलन बढ़ गया अब इन लोगों में, जिससे उनके रहन सहन में और पहनावे में भी बदलाव आया है। अमेरिकी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कारण कनाडा अलास्का में इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो ये था एस्किमो जनजाति का परिचय और उनके बारे में विस्तृत जानकारी। अब है बुशमैन जनजाति। बुशमैन का शाब्दिक अर्थ होता है शिकारी या शिकार करने वाले लोग। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये लोग हब्सी प्रजाति से संबंधित है। एक तो ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि बुशमैन का निवास स्थान कहाँ पर है, तो ये ध्यान रखना अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, दक्षिणी अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में ये बुशमैनों का निवास स्थान है। और ये लोग हब्सी प्रजाति से संबंधित है और इनकी आंखें चौड़ी और त्वचा काली होती है।
आखेट और खाद्य संग्रहण इनका मुख्य व्यवसाय है। यानी ये सिर्फ शिकार करते हैं और उसका संग्रहण करते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है। निवास क्षेत्र, बुशमैन का निवास क्षेत्र अफ्रीका का बेचुआना लैंड है, जो कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि बुशमैन कहाँ निवास करते हैं, तो इसका उत्तर है अफ्रीका का बेचुआना लैंड, जो कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। यहाँ का धरातल उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ और घास के मैदान है, जिसमें हिरण, खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा आदि पशु पाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इसी मरुस्थल में है, जो उत्तर पश्चिम नामीबिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में ही स्थित है, लेकिन ये नामीबिया देश में है, जो नामीबिया देश में कालाहारी मरुस्थल का प्रसार है, उस क्षेत्र में स्थित है ये प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। अब है आर्थिक क्रियाकलाप। उसमें कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। पहला है आखेट, उसमें तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। उसमें जानवरों की आवाज़ की नकल करने में निपुण होते हैं। जानवरों का शिकार करने के लिए लोग उनकी आवाज़ निकालते हैं, ताकि जानवरों का ध्यान भटक जाए और वो उनके जाल में फंस जाए आसानी से। इसलिए आवाज़ें निकालने में भी निपुण है, और आवाज़ की नकल करके ये उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और शिकार करते हैं उनका। जो बड़े आकार के जानवर होते हैं, उनको एक शिकार करते हैं कीचड़ में फंसाकर, या गड्ढे में गिराकर, या फिर विषाक्त जल पिलाकर उनको अपने जाल में फंसाते हैं और शिकार करते हैं उनका। तो ये इनके आखेट का प्रकार है। दूसरा है भोजन। उसमें सर्वभक्षी होती है, यानी जो भी इनको मिलता है सभी चीज़ों को ही खा जाते हैं। और जो इनका सबसे पसंदीदा भोजन है वो है दीमक, चींटियाँ और इनके अंडे और शहद। ये इनका सबसे पसंदीदा भोजन होता है, सबसे प्रिय भोजन है। यानी जब ये चीज़ें मिल जाती हैं इनको, तो इनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। दीमक, चींटी को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। दीमक और चींटी को बुशमैन का चावल भी कहते हैं। बड़े जंतु का शिकार बुशमैन लोगों का दल संयुक्त रूप से करते हैं। स्त्रियां जंगलों में कंदमूल, इसको अपने स्थानीय भाषा में कोड़ी कांदा कहते हैं, वो कंदमूल होता है जो जंगलों में मिलता है। इसके अलावा बेर और कीड़े इकट्ठा करती है, तथा जंगली तरबूज भी ये लाती है, जिसको त्यामा कहा जाता है। भोजन और जल दोनों का स्रोत होता है ये तरबूज। उसमें लोगों में ज़्यादा खाने और भूखे रहने दोनों प्रकार की परिस्थिति आती है। यानी लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसी कारण से कई बार इनको भूखे रहना भी पड़ता है। यानी दो बुशमैन लोग मिलकर दो वयस्क बुशमैन एक भेड़ को चट कर जाते हैं लोग। एक भेड़ लगभग 10 से 15 किलो की होती होगी, जिसको दो बुशमैन लोग मिलकर खा जाते हैं। वस्त्र। बुशमैन के शरीर पर बहुत कम वस्त्र होते हैं जो खाल के बने होते हैं।
पुरुष लंगोट पहनते हैं जबकि स्त्रियां चोंगा पहनती है। जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस वस्त्र व बिस्तर दोनों का कार्य करता है। बुशमैन स्त्रियां इसी में अपने बच्चे व संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन लोग चर्बी में मिट्टी मिलाकर उसका शरीर पर लेप करते हैं जो धूप और जहरीले कीड़े मकोड़ों से काटने से शरीर की रक्षा करता है। बुशमैन लोग कभी भी स्नान नहीं करते। और इसी कारण ये दिखने में बहुत भद्दे लगते हैं। उलझे हुए बाल होते हैं इनके। निवास गृह। मौसम की कठोरता से बचने के लिए बुशमैन लोग गुफाओं व झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियाँ लकड़ी व चटाई की बनी होती है। बुशमैन लोगों के अस्थायी निवास को वार्फ कहते हैं, जिसमें 8 से 10 झोपड़ियाँ होती है। बर्तन और औजार। तीर कमान भाला बर्छी व अग्निदंड, जिसको फायर स्टिक बोलते हैं अग्निदंड को, इनकी सहायता से कमान से रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते हैं। बुशमैन के प्रमुख औजार हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे का उपयोग जल रखने के लिए किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुशमैन लोग जल रखने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं या जल के रूप में किसका उपयोग करते हैं। जल भरने के लिए, जल एक रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल होता है, उसको जल का पात्र बनाते हैं। भोजन प्राय कच्चा खाते हैं। अतः बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। समाज और संस्कृति। उसमें लोग छोटे दल के रूप में रहते हैं, जिनमें प्राय 20 से कम व्यक्ति होते हैं। धार्मिक परंपराओं और मान्यता में प्रकृति को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। बुशमैन दो भगवानों में विश्वास करते हैं, जिनमें से एक पूर्व और दूसरा पश्चिम दिशा में निवास करता है। ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते हैं। ओझा इन्हें बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाता है। वातावरण समायोजन। उसमें लोगों ने अपने आप को वातावरण से समायोजित कर लिया है, जिसमें थोड़ा सामान, कम बच्चे, शिकार किए गए पशुओं के प्रत्येक अंग काम में लेना और शिकार प्राय बड़े व नर वयस्क जंतु का ही किया जाता है। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। बाह्य लोगों के संपर्क में आकर बुशमैन अब आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाहक कृषि करने लगे हैं। बुशमैन स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार भी करते हैं। भारत की प्रमुख जनजातियां। ये दो तो थी विदेशी जनजातियां, बुशमैन और एस्किमो जनजाति। अब जो दो टॉपिक और बचे इस पार्ट में, जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं, भील जनजाति और गोंड जनजाति। गोंड जनजाति।
अरे ये कौन है भाई, ओम प्रकाश जाट, और ये म्यूट रखो अपने इसको, आवाज को बार बार डिस्टर्ब मत करो इसमें। भारत में अफ्रीका महाद्वीप के बाद सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनजातियों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलिया समूह से है, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जो प्रजाति है उससे संबंधित है अधिकतर भारतीय जनजातियों का। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लेते हैं कई बार कि भारतीय जनजातियां कौन से समूह से संबंध रखती है, तो इसका उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान में हैं। वहीं लक्षद्वीप और मिजोरम की 95% आबादी जनजातियों की है। लक्षद्वीप और मिजोरम की 95% आबादी जनजातियों से संबंध रखती है। संख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्रमशः गोंड, संथाल और भील जनजाति है। भारत की जनजातियों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास एच रिस्ले ने किया, और बीएस गुहा का जनजातीय वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। जो भारत की भूगोलवेत्ता है बीएस गुहा, इन्होंने जो जनजातियों का वर्गीकरण किया था ये सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण माना गया है, जिसमें 1931 की जनगणना के आधार पर भारत को 1944 में 6 प्रमुख जनजाति समूहों में विभाजित किया गया है। बीएस गुहा ने भारत की जनजातियों को 6 भागों में बांटा है सन 1944 में, जिनको 1931 की जनगणना के आधार पर विभाजित किया गया है। तो इनमें से 2 जनजातियों का वर्गीकरण है यहाँ पर वर्णन किया गया है, एक तो भील जनजाति और दूसरी गोंड जनजाति। भील भारत की सबसे प्राचीन तथा संख्या की दृष्टि से भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं प्रश्न को कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा से संबंध रखने वाले बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है और उसका अर्थ क्या है। आर्थिक दृष्टि से लोग स्थायी कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक और परंपरागत रूप से अच्छे तीर अंदाज होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद ने पिता महादेव की बेल नंदी को घायल कर दिया था। दंड स्वरूप निषाद को पर्वतीय क्षेत्र में रहने की सजा दी गई। कर्नल